इवनिंग क्लास 10th। लास्ट वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। हमने ये बात की थी कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, एक सर्टेन एज पर अटेन किया जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत कुछ डिग्री अगर सेक्सुअल मैच्योरेशन आ गया शरीर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी जो है वो आगे फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए तैयार है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक बात समझनी पड़ती है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके क्या क्या हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, है ना। हमारे हेल्थ पे क्या उसका प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है। तो कई प्रकार के ऐसे बीमारियां होती हैं, डिजीज़ेज होती हैं, जिनके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में फैलती हैं, और इन बीमारियों को हम लोग कहते हैं STDs। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या फिर वेनेरियल डिजीजेज मैंने बताया था पिछले वीडियो, आप देख लीजिएगा। फिर हमने कहा था कि ये STD दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम पढ़ लेते हैं। एक जब बैक्टीरिया ये बीमारी फैलाता है और एक जब वायरस ये बीमारी फैलाता है। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, हमने बात किया था कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले कौन कौन से बीमारियां हैं। तो उसमें अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले मैंने गोनोरिया पढ़ा था। ठीक है, गोनोरिया पढ़ा था, और दूसरा हमने पढ़ा था सिफिलिसिस। ठीक है, वो आपको अगर याद होगा तो हमने सिफिलिस पढ़ा था कि सिफिलिस एक बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और गोनोरिया भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, बैक्टीरिया से फैलने वाला। ठीक, अब अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर जो गोनोरिया के लिए जो जिम्मेदार था वो था नीजेरिया। ठीक है, नीजेरिया गोनोरोहिए। ठीक है, और जो बैक्टीरिया यहाँ सिफिलिसिस के लिए जिम्मेदार था उसका क्या नाम था, वो था ट्रिपोनीमा। ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। पिछले वीडियो देख लीजिएगा पूरा नाम के लिए, ट्रिपोनीमा पैलिडम और नीजेरिया गोनोरिया। ठीक है, फिर हमने बात किया था कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो वायरस के द्वारा फैलती हैं, उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा हो, हमने पढ़ा था जेनाइटल वार्ड्स। ठीक है, हमने पढ़ा था जेनाइटल वार्ड्स, और दूसरा हमने पढ़ा था एड्स। ठीक है, तो ये क्या, ये बीमारियां जो है ये वायरस से फैलने वाली है। ये बैक्टीरिया से था, ये वायरस है। तो जेनाइटल ये वार्ड्स के लिए कौन सा वायरस से रिस्पॉन्सिबल था, HPV, है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, और एड्स के लिए कौन जिम्मेदार होता है, HIV। ठीक है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसमें इम्यूनो डिफिशियंसी एक ही में रहेगा, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, हमने इसमें बात भी किया था कि इस एड्स में क्या होता है कि हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड हो जाता है किसी भी प्रकार के पैथोजेनिक इन्फेक्शन के लिए, और आसानी से आदमी बीमार पड़ता है। जेनाइटल वार्ड्स में हमने बात किया था, इसमें क्या होता है कि इसमें सर्वाइकल, वेजाइनल या पेनाइल कैंसर वगैरह हो सकता है। ठीक, अब अगर सिफिलिसिस वगैरह में आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि सबसे पहले तो इसमें तो जल्दी कोई ऐसा सिम्टम दिखता नहीं है, लेकिन फिर कुछ केसेस में स्किन रैसेस वगैरह, फीवर, जॉइंट पेन्स वगैरह दिखता है, और बाद में इसमें क्या होता है कि ऑर्गन का डीजेनरेशन होने लगता है। ठीक है, गोनोरिया में हमने बात किया था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, नीजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया का नाम है। इसमें हमने बात किया था कि मेल जो है, मेल के केस में उनका यूरेथ्रा वगैरह इन्फ्लेमेशन कर जाता है ना, जिसमें पस भर जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा विथ पस हो जाता है, और पेनफुल यूरिनेशन होता है मेल के केस में। अगर वही फीमेल के केस की बात करें हम, तो फीमेल में हमने पढ़ाया था कि वेजाइना जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और वेजाइना से हमेशा पस डिस्चार्ज होते रहता है ना,
जैसे मवास टाइप का कुछ चीज़ें हैं वो डिस्चार्ज होते रहते हैं। ठीक, तो ये थी आपकी कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वगैरह के बारे में। ठीक, फिर अगला टॉपिक अगर आपको याद होगा तो हमने बात किया था, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स, है ना, या फिर मैथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। मैथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो थोड़ा देख लीजिएगा, काफ़ी इत्मीनान से उसमें बताया है मैंने। चलिए, तो मैंने बताया था कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं या बर्थ कंट्रोल के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिसमें मतलब मेथड ये क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये कुछ डिवाइसेस हो सकते हैं, कोई मेथड्स हो सकते हैं जो कि क्या करता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है, जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल पे ये बर्थ कंट्रोल अपनाया जा रहा है उसके हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से मेथड हैं। तो मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल में सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल मेथड, अगर आपको याद होगा तो। और नेचुरल मेथड में हमने 2 एग्जांपल पढ़े थे कि कैसे नेचुरली कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो एक हमने पढ़ा था कॉइटस इंटरप्ट, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और दूसरा हमने पढ़ा था बैरियर मेथड। ठीक है बाबू, दूसरा हमने पढ़ा था बैरियर मेथड। तो कॉइटस इंटरप्ट में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉइटस इंटरप्ट क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल क्या करता है, पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल देता है ना, सीमेन डिस्चार्ज करने से पहले, जिसकी वजह से क्या हुआ, सीमेन डिस्चार्ज ही नहीं हुआ तो फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं होगा। फिर बैरियर मेथड्स में क्या होता है, बैरियर में कुछ हम मैकेनिकल बैरियर्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कॉन्डम्स वगैरह का, है ना। अगर फीमेल का कॉन्डम है तो उसे फेमिडोम कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। सर्वाइकल कैप्स वगैरह या डायाफ्राम वगैरह की हमने बात किया था। ठीक है, डायाफ्राम वाले। तो ये सब कुछ मैकेनिकल बैरियर्स हैं जो क्या करते हैं कि स्पर्म को वजाइनल ट्रैक्ट में पहुंचने ही नहीं देते हैं। ठीक है, पहले ही रोक देते हैं। ठीक है, तो जब स्पर्म जो है वो वजाइनल ट्रैक्ट में पहुंचा ही नहीं, सीमन वजाइनल ट्रैक्ट में पहुंचा ही नहीं, तो फिर फर्टिलाइजेशन की कोई चांसेस नहीं है, प्रेगनेंसी का कोई सवाल नहीं। ठीक है, बैरियर मेथड में आपको याद होगा कॉन्डम की बात की थी, फेमिडोम की बात की थी, ठीक है, डायाफ्राम की बात की थी, और मैंने सर्वाइकल कैप के बारे में बात किया था। सर्वाइकल कैप वगैरह ये सर्विक्स वाले रीजन में फिट किया जाता है, ये वेजाइनल रीजन में फिट किया जाता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो ठीक है, ये नेचुरल मेथड हमने इतनी बातें कर ली थी। ठीक है, अब नेचुरल मेथड में आपका कॉइटस हो गया, कॉइटस इंटरप्ट हो गया, अरे यार ये कॉइटस इंटरप्ट तो इसमें आ गया, बैरियर तो अलग ही हो गया ना, सॉरी, एक मिनट वेट करिएगा। ये जो बैरियर है ये तो पूरा अलग तरीके का है। ठीक है, ये दूसरा है, ये दूसरा मेथड ही है, नेचुरल मेथड नहीं है। ठीक है, नेचुरल मेथड में कॉइटस इंटरप्ट आएगा और लैक्टेशनल एमेनोरिया वगैरह आता है, या सेफ पीरियड वाला सेक्स जो होता है, सेफ पीरियड में सेक्स करिए। ठीक है, जहाँ पर क्या हो कि जो ओवुलेशन के चांसेस एकदम मिनिमम होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअस आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये रहा 5 दिन तक। ठीक, तो ये 6ठे दिन से जो 9वां दिन तक रहता है ये सेफ पीरियड होता है ना। फिर 10 दिन से लेकर जो 19वां दिन होता है ये काफ़ी डेंजरस माना जाता है, इस दौरान सेक्स अवॉइड करना चाहिए अगर आप बर्थ कंट्रोल करना चाहते हैं तो, क्योंकि ओव्यूलेशन होता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं ओव्यूलेशन का पूरे मैच्योर होके स्पर्म का इंतजार करता है, तो वो फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होता है यहाँ पर 10 to 19 डे। ठीक है, ये जो सेफ पीरियड है 6 to 9 डेज़ वाला, जहाँ पर ओवुलेशन नहीं हुआ है या फिर जो अभी ओवो में मैच्योर नहीं है, तो उस दौरान करिए। तो ये सब जो है ये आएंगे आपके किस में, ये सब आएंगे आपके नेचुरल मेथड में। ठीक है, कॉइटस इंटरप्ट या फिर सेफ पीरियड सेक्स। एक मिनट, ये आएगा आपका सेफ पीरियड सेक्स में। ठीक है, और ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, जिसमें पहला मेथड है नेचुरल मेथड और दूसरा है बैरियर मेथड। ठीक है, जिसमें फेमिडोम कॉन्डम वगैरह आएगा। ठीक, चलिए, तो 2 मेथड हो गए बर्थ कंट्रोल के। अब तीसरा मेथड होता है जिसका नाम है IUDs। ठीक है, IUDs का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। इंट्रा, इंटर नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इंट्रा है, इंट्रा यूटेरिन एक ही में लिखिएगा, अलग अलग लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंट्रा यूटेरिन एक ही में रहता है।
इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, ठीक है, आईयूडीज का फुल फॉर्म होता है। पहले तो क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं कि आईयूडीज जो हैं, ठीक है बाबू, वो कुछ प्लास्टिक्स के बने हो सकते हैं, प्लास्टिक के बने होते डिवाइस होते हैं, या फिर ये मेटल्स के बने हो डिवाइस हो सकते हैं, या प्लास्टिक या मेटल का कंबाइंड इस्तेमाल होता है इन डिवाइस को बनाने में, ठीक है। अब दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो पहले यहाँ समझ लीजिए कि ये आईओडीज दो प्रकार के होते हैं। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, नाम से क्या समझ रहे हैं, इंट्रा यूटेरिन, यूट्रस के अंदर इसको रखा जाता है, ठीक है। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस हैं ये दो तरीके का होता है। एक होता है कॉपर आईओडीज, ठीक है बाबू, एक होता है कॉपर आईओडीज, और एक दूसरा होता है वो कहलाता है आपका हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है, वो कहलाता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ठीक। अब एक जो इंट्रायूटेरिन डिवाइस है उसमें कॉपर वगैरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसमें कॉपर वगैरह का इस्तेमाल होता है, इसलिए उसका नाम हो गया कॉपर आयोडी। और एक दूसरे तरीके का आयोडी है जिनसे हार्मोन वगैरह कुछ रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिएगा ये दोनों करते क्या हैं। तो जो कॉपर आयोडीज है बाबू, इसको समझ लीजिएगा कि जो कॉपर आयोडीज हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ मतलब ऐसे केमिकल्स वगैरह रिलीज करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है कि एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यूँ समझिए कि जो यूट्रस है, यूट्रस के जो वॉल होते हैं, 3 वॉल होते हैं, मैंने आपको बताया था एक बार, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जो सबसे अंदर वाला वॉल होता है, यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है, यहाँ पे आपका ओवरी है आलमंड शेप, और ये ओविडक्ट है, आप जानते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये जिसे मैं शेड कर रहा हूँ ये ओविडक्ट है, ठीक। तो ये जो लाइनिंग होती है ना, ये जो यूट्रस की ये जो लाइनिंग होती है, जो मैं लाइनें खींच रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये वाली नहीं, अरे यार एक मिनट रुक जाओ, ये जो लाइनिंग है ये अंदर वाली, यूट्रस के अंदर वाली, ये एंडोमेट्रियम होती है। तो ये कॉपर आयोडीज क्या करते हैं, इस एंडोमेट्रियम में चेंजेस ला देते हैं, है ना, इसी एंडोमेट्रियम में चेंजेस ला देते हैं। ये ऐसे चेंजेस ला देते हैं जिससे क्या हो कि अब आपको पता है कि अगर यहाँ पर, एक सेकेंड, अगर यहाँ पर, ठीक है, ओवम है और यहाँ से अगर स्पर्म आ गया, ठीक है, तो फिर वो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ जो जाइगोट बना, ये जो जाइगोट बना, वो जाइगोट आगे जाकर यहीं तो इम्प्लांट होता है, यहाँ होगा या फिर आपके यहाँ होगा। तो ये सब एंडोमेट्रियम तो ये है जहाँ पे जाके वो इम्प्लांट होगा, ठीक है ना। तो अब ये कॉपर आयोडीज क्या करते हैं कि ये ऐसा चेंजेस कर देते हैं इन एंडोमेट्रियम में कि जो सपोर्ट ही ना करे जाइगोट को आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने के लिए। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो ये जो ओवम है वो यहाँ पे इम्प्लांट ही नहीं कर पाएगा, तो वो क्या होगा, वो फिर बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकेगा ही नहीं, ठीक है, और वो बाहर निकल आएगा, ठीक। तो ये चेंजेस लाते हैं, कहाँ चेंजेस लाते हैं, यूटेराइन वॉल में। आप सीधे सीधे एंडोमेट्रियम अगर नहीं समझ में आया तो लिख लीजिए, मेक्स चेंजेस इन यूटेरिन वॉल, यूटेरिन यूटेराइन जो भी कहिए, यूटेराइन वॉल, ठीक है बाबू। या फिर और क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ऐसा कि ये प्री मैच्योर माइग्रेशन करा देंगे, मतलब यहाँ पर ओवम जो एग है, ठीक है, वो पहले मैच्योर होने से पहले ही आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। उसको मूव करना था, यहाँ पे इंतज़ार करना था स्पर्म का, लेकिन ये क्या करते हैं, उसको ठीक तरीके से मैच्योर भी नहीं होने दिए और उसको आगे मूव करा देते हैं। अब जो अगर वो आगे मूव कर गया, वहाँ पे यूट्राइन वॉल अभी प्रिपेयर ही नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्री मैच्योर माइग्रेशन है, प्री मैच्योर, पहले ही माइग्रेट कर दिया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चला गया, ठीक है। तो अब वो एंडोमेट्रियम तैयार ही नहीं था उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, तो फिर क्या होगा, ये वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो या तो ये यूट्राइन वॉल में चेंजेस कर देते हैं या फिर प्री मैच्योर माइग्रेशन कर देते हैं एग का, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं ये कॉपर आयोडीज, और क्या करते हैं, ये स्पर्म की मोर्टेलिटी को सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस करने का मतलब है घटा देते हैं, सप्रेस द स्पर्म मोर्टेलिटी,
स्पर्म की मोर्टेलिटी को घटा देते हैं, ठीक है, स्पर्म की मोर्टेलिटी को घटा देते हैं, मतलब उसके मूव करने की क्षमता को कम कर देते हैं। तो स्पर्म अगर मूव नहीं कर पाएगा तो ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। ये सारे काम करते हैं कॉपर आयोडीज, ठीक है। अब देख लेंगे जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं, हार्मोन रिलीजिंग जो आयोडीज हैं ये देख लेते हैं हम लोग कि क्या करते हैं। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो हैं वो उनमें कुछ एग्जाम्पल हैं। पहले एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मैं थोड़ा इसको और नीचे लिख रहा हूँ, आप यहाँ से लिखिए, एक मिनट इसको मैं यहाँ लिख के आता हूँ। हार्मोन रिलीजिंग जो आयोडीज हैं उनमें सबसे पहले एग्जाम्पल लिखिए, प्रोजेस्टाशर्ट एंड LNG20, ठीक है। ये कुछ हॉर्मोन्स वगैरह, ठीक है। ये नाम है उन आईओडी का, ठीक है, जो हार्मोन रिलीजिंग करते हैं। तो ये प्रोजेस्टासर्ट क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन आईओडी होता है, ठीक है ना, वो हार्मोन रिलीज करता है। और ये LNG20 क्या करता है, ये लीवोनोऑर्जेस्ट्रॉल आईओडी एक केमिकल होता है, उसको रिलीज करता है। जैसे अगर आप जो मार्केट में जो प्रेगा न्यूज़ की टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, प्रेगा न्यूज़ की जो टैबलेट्स आती हैं, तो अगर उसके ऊपर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा लीवोनोर्जेस्ट्रॉल, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। तो ये कुछ केमिकल्स हैं ना, कुछ हॉर्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, बदलाव कर देते हैं। लेकिन वो टैबलेट के रूप में, वो पिल के रूप में होता है। जो प्रेगा न्यूज़ में बात कर रहा हूँ वो पिल्स के रूप में, टैबलेट्स के रूप में होता है। लेकिन ये आईयूडीज है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, समझ रहे हैं। तो इनको क्या करता है, इनको फिक्स करना पड़ता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में फिक्स करना पड़ता है, ठीक है, यूट्रस वगैरह में फिक्स करना पड़ता है, जहाँ पर ये LNG20 जो कि एक लीवोनॉर्जेस्ट्रल आईयूडी है, वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो क्या करेंगे। अच्छा, अब ये प्रोजेस्टासर्ट जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लिए हुए है, या जो ये लीवोनॉर्जेस्ट्रल हार्मोन लिए हुए हैं, तो ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडी करते क्या, ये आईओडी के एग्जाम्पल है बाबू, ठीक है। ये हार्मोन के एग्जाम्पल नहीं है LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट, ये आईओडीज के एग्जाम्पल है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब ये करेंगे क्या, ये सारे हार्मोन रिलीजिंग आईओडी क्या करते हैं कि ये कुछ स्मॉल क्वांटिटी में हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है ना, जो फिर से क्या करता है कि जो एंडोमेट्रियम, जो अभी मैंने बताया यूटेराइन वॉल, उसमें चेंजेस करता है। तो दीज ऑल्सो मेक्स चेंजेस, ये भी बदलाव लाते हैं, चेंजेस इन, और आप डायरेक्ट समझ लीजिए यूटेराइन वॉल्स। अगर एंडोमेट्रियम समझ में आया तो एंडोमेट्रियम लिख लीजिए। तो ये भी एंडोमेट्रियम में बदलाव ला देते हैं, जिसके वजह से क्या हो कि जो जाइगोट वगैरह उसका इम्प्लांटेशन ही ना हो पाए, ठीक है। चलिए, तो ये आईओडीज वगैरह थे। तो सबसे पहले हमने बर्थ कंट्रोल में मेथड पढ़ा, नेचुरल मेथड, फिर पढ़ा बैरियर मेथड, और ये तीसरा पढ़े हमने आईओडीज, ठीक है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ये 3 मेथड्स हमने पढ़ लिया है, ठीक। अब एक चौथा मेथड है जो ओरल पिल्स के वजह नाम से, या फिर पिल्स समझ लीजिए सिंपली पिल्स। वैसे कुछ पिल्स ओरल्स होते हैं, कुछ पिल्स वेजाइनल पिल्स होते हैं, कुछ ऐसे पिल्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं जिनको वेजाइना में प्लेस किया जाता है, जो क्या करते हैं कि स्पर्म वगैरह को किल करते हैं, ठीक है। और कुछ ओरल पिल्स हैं जो सीधे खाई जाती हैं सामान्य दवाइयों की तरह, ठीक है। तो ये कुछ पिल्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। खासकर मैं ओरल पिल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं वेजाइनल पिल्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि उनको सिलेबस में भी नहीं दिया, फिर ज़्यादा हो जाएगा वो। तो ये क्या करता है, ये ओव्यूलेशन को रोक देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, चेक्स मतलब रोकते हैं क्या, ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन ही नहीं होने देते हैं ओरल पिल्स जो है, ठीक है ना, ओव्यूलेशन नहीं होने देते हैं। और कैसे नहीं होने देते हैं, बाय इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ FSH एंड LH, जो हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये कुछ हार्मोन होते हैं बेटा, FSH और LH, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं, ठीक है ना। तो ये ओव्यूलेशन को काफ़ी ज़्यादा फेवर करते हैं।
तो वो क्या करता है ना, जो ओरल पिल्स है वो इसी FSH और LH को हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से आने ही नहीं देता है, समझ रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से आने ही नहीं देता है। तो ये हार्मोन ही नहीं आते हैं तो फिर ओव्यूलेशन ही नहीं होता, ओव्यूलेशन रुक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या होता है कि पिल्स के हेल्प से बर्थ कंट्रोल का एक मेथड किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे एग्जांपल्स थोड़े महत्वपूर्ण हैं कि कौन से एग्जांपल्स है। जैसे ज़्यादातर जो पिल्स होते हैं, ओरल पिल्स होते हैं, ये फीमेल लेती हैं और ये डेली लेती हैं, एक टैबलेट डेली लेनी होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा माला डी का या माला एन का, तो ये कुछ ओरल पिल्स हैं, ठीक है, जो डेली वाले हैं ये सब, ठीक है। आपने एक और ओरल पिल का नाम सुना होगा सहेली, ठीक है, सहेली पिल का नाम सुना होगा। सहेली पिल देख लीजिएगा क्यों महत्वपूर्ण है, 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि ये डेली लेने वाला नहीं है, ये वीकली लिया जाता है, हफ्ते में 1 बार लिया जाता है सहेली पिल। और दूसरी ये सबसे बड़ी बात है कि ये सहेली जो पिल है जो काफ़ी इफेक्टिव है, कि डेली लेने का झंझट नहीं है, वीक में 1 बार लेना है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है, जो कोई बहुत ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये डेवलप किया गया है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, और जिसने डेवलप किया है वो है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ स्थित है बेटा, ये स्थित है लखनऊ में। तो आप कभी लखनऊ में जाइए तो वहाँ पर CDRI है, एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CDRI लखनऊ के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है ये सहेली, ठीक है, जो वीकली लेने वाली टैबलेट्स हैं। ये सब ओव्यूलेशन वगैरह को रोक देते हैं, ठीक है। ये कोई हार्मोन नहीं रिलीज़ करती है, नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइडल पिल्स होती हैं सब, माला डी, माला एन, सहेली वगैरह और भी ढेर सारे हैं, ठीक है। तो ये ओरल पिल्स मैंने मुख्यतः आपको यहाँ बताया है, ठीक है। तो ये पिल्स एक हो गई, ये चौथा मेथड हो गया, ठीक। अब हम सीधे, और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सिलेबस में बहुत ज़्यादा लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे चलते हैं एक आखिरी मेथड पर बर्थ कंट्रोल का, ठीक है, जो कहलाता है सर्जिकल मेथड, ठीक है। सर्जिकल मेथड देखिए, सबसे पहले आपने नेचुरल मेथड पढ़ा था जिसमें क्वाइटस या सेफ पीरियड सेक्स वगैरह था, तो उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है भाई, कोई केमिकल ही नहीं इस्तेमाल हो रहा है, कोई डिवाइस नहीं इस्तेमाल हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, उनका सक्सेस रेट बहुत कम है। बाकी इतने जितने भी सारे आपने पढ़े, जो भी पढ़े, जैसे कि बैरियर मेथड्स पढ़ा, जैसे आपने ये आपका IUDs वगैरह पढ़ा, या फिर ये जो सर्जिकल मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे, इनके जरूर कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं या इन्फेक्शंस होने के खतरे होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब एक और डिफरेंस समझ लीजिएगा कि इससे पहले, सर्जिकल मेथड से पहले ऊपर अभी तक जितने आपने पढ़े हैं, ठीक है, वो सब लगभग रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। लेकिन ये जो सर्जिकल मेथड होता है ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। आजकल तो मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की कर गई है, तो अब इसको भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन अभी भी हम डिफरेंस में इसको यही याद करते हैं कि सर्जिकल मेथड्स आर ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होते हैं। अब इनका मतलब क्या है रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल का? देखिए, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, जो मतलब मेथड्स हैं या ड्रग्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो डिवाइसेस हैं, तो वो यूज़र फ्रेंडली हो और रिवर्सिबल होना चाहिए। मतलब कि जब व्यक्ति की इच्छा करे उनको बंद करके वापस से वो प्रेगनेंसी अगर अपनाना चाहते हैं तो अपना सके, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई डिवाइस या मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे रिवर्सिबल कहा जाता है, जिसको बीच में आप रोक के वापस से प्रेगनेंसी कंसेप्शन वगैरह कर सकें। लेकिन सर्जिकल मेथड इरिवर्सिबल होता है, मतलब अगर आपने एक बार सर्जिकल मेथड अपना लिया, आप फिर भविष्य में चाहेंगे अगर कि प्रेगनेंसी वगैरह हो सके, ठीक है, मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकें, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। ये एक तरीके का परमानेंट मेथड होता है, ठीक है। तो पहली तो बात आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात कि ये सर्जिकल मेथड या जिसे टर्मिनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शंस कहते हैं, ठीक है, इसमें होता क्या है, ये लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इरिवर्सिबल, बस यही दिक्कत है। और दूसरा इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये जो है इसको ऑपरेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब डॉक्टर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा इसमें जो है वो अगर ठीक तरीके से नहीं परफॉर्म किया गया ये सर्जिकल मेथड, तो इन्फेक्शंस वगैरह के खतरे रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि इन्फेक्शंस वगैरह खतरे रहते हैं, इरिवर्सिबल है,
और स्पेशलाइज लोगों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आप इससे पहले वाले जैसे बैरियर मेथड वगैरह पढ़िए तो वहाँ बेसिक जानकारी की बस आवश्यकता है, ठीक है। आईओडीज वगैरह पढ़िए, उसमें बेसिक जानकारी की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा कोई एक स्पेशलाइज डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आईओडीज भी जो है वो डॉक्टर के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, लेकिन वो उतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स सर्जिकल मैथड होता है, ठीक। अब दूसरी बात यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि ये सर्जिकल मैथड्स जो हैं, सर्जिकल मैथड्स मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये मेल में भी ये मेल में भी परफॉर्म किए जाते हैं और ये फीमेल में भी परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। मेल में जो सर्जिकल मेथड परफॉर्म किया जाता है बर्थ कंट्रोल का, उसे कहते हैं बेटा वैसेक्टोमी। उसे क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। जो मेल में जो मतलब समझ रहे हैं मेल क्या, मेल का हिंदी क्या होता है, जैसे मर्द लोगों में जो बर्थ कंट्रोल का मैथड है, सर्जिकल मैथड है, उसे वैसेक्टोमी कहते हैं। और फीमेल में जो इस्तेमाल किया जाता है उसे बेटा कहता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। अभी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जिससे आगे कन्फ्यूजन ना हो याद रखने में कि कौन सा किस में होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है कि वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है कि आप जानते हैं टेस्टिस से एपिडिडाइमिस निकला है और एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस गया है जो जाके यूरेथ्रा में मिला है, ठीक है। अगर आपको डायग्राम याद हो तो ये टेस्टिस था और ये ऐसे गया है, ठीक है, और ये जाकर ऐसे यूरेथ्रा में, ये जाकर ऐसे यूरेथ्रा मिला है। मान लीजिए लेट्स सपोज ये पेनिस है, ठीक है, और ये टेस्टिस है, वापस से ये ऐसे जाकर यहाँ से ये यूरेथ्रा मिला है, ठीक है बाबू, ये है। और यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी चूँकि फीमेल में होने वाला है तो हम फीमेल, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक। चलिए तो अब मैं स्क्रॉटम वगैरह भी बना दूँ, जब बना ही रहा हूँ तो ये स्क्रॉटम वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर जिससे लूप बनाते हुए ऊपर से यूरेटर आता है और नीचे से ये वाज डिफरेंस जाता है, ये देखिए, ठीक। अब जानते हैं आप टेस्टिस, यहाँ पर यहाँ देखिए टेस्टिस में आप जानते हैं स्पर्म बनता है, ठीक है। ये स्पर्म टेम्पररी एपिडिडाइमिस में स्टोर्ड रहता है, ये वही उसका फंक्शन है एपिडिडाइमिस का। और फिर से ये स्पर्म जो है वो इसमें वास डिफरेंस में, इस वास डिफरेंस में आगे की तरफ बढ़ते हुए फिर कहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है? पेनिस के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर से यूरिन भी आ रहा है, नीचे से स्पर्म भी जा रहा है, तो ये कॉमन पैसेज है, ठीक है। मेल यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए भी और सीमेन के लिए भी, ठीक है। तो वैसेक्टोमी या सर्जिकल मेथड में देखिए अब किया क्या जाता है कि इसमें जो वास डिफरेंस है, ठीक है, उसको कट कर दिया जाता है, उसको कट कर दिया जाता है, चलिए ये पूरा ही डिलीट हो गया। तो मैं कैसे बनाऊँ, एक मिनट हो जाइए, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये सब मिटा दूँ, थोड़ा क्लैरिटी आएगा। ठीक है, आप समझिए। तो ये क्या किया जाता है, जो वास डिफरेंस है उसको काट करके, ठीक है, ऑपरेशन से, और फिर बांध दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए काट करके ऐसे बांध दिया जाता है जिससे क्या हो, टेस्ट देखिए गैमेट का फॉर्मेशन तो होते रहेगा। पहली बात तो ये सर्जिकल मेथड में ऐसा नहीं है कि गैमेट का फॉर्मेशन रुक जाता है, चाहे वैसेक्टोमी हो चाहे ट्यूबेक्टोमी, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब मान लो गैमेट तो बन रहा है तो गैमेट क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, यहीं रुक जाएगा क्योंकि बीच में ब्लॉकेज है, ठीक है, काट करके बांध दिया गया। तो स्पर्म यहाँ से पहुँचेगा, यहाँ से देखिए यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे जाकर रुक जाएगा क्योंकि वहाँ काट कर बांध दिया गया। तो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन वो गैमेट आगे तक पहुँच नहीं रहा। जब आगे तक पहुँचेगा नहीं तो फिर वो रिलीज़ कहाँ से होगा, वो रिलीज़ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। यही है बाबू वैसेक्टोमी, ठीक है। इसे मेल स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, इसे क्या कहते हैं, इसे मेल
स्टेराइलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। पुरुष नसबंदी जिसे कहते हैं ना, पुरुष नसबंदी, वो होता है वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी बायोलॉजिकल शब्द है, मेल स्टेरालाइजेशन जो है वो जनरल शब्द है, पुरुष नसबंदी, ठीक है। ऐसे ही महिला नसबंदी या फीमेल में जो होता है वो ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। इसमें भी सेम वही काम करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको कट कर दिया जाता है, काट के और फिर टाई कर दिया जाता है, ठीक है, बांध दिया जाता है। देखिएगा मैं अभी आपको वापस से बताता हूँ, ठीक है। इसमें देखो क्या किया जाता है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है कि जो आपका जो ओविडक्ट है या जिसे आप फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट कर दिया जाता है, ठीक है, कट करके बांध दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसको भी ठीक से बना दें, ऐसे कट करके बांध दिया गया। तो यहाँ पर भी गैमेट का फॉर्मेशन होते रहेगा, ओवरी से तो ओवम निकलते ही रहेगा, लेकिन फिर वो ओवम क्या आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहीं पे काट करके बंद कर दिया गया है रास्ता। तो ओवम आगे पहुँचेगा ही नहीं, आगे पहुँचेगा नहीं तो स्पर्म आए चाहे ना आए, फर्टिलाइजेशन का कोई चांसेस नहीं है, प्रेगनेंसी होगा ही नहीं, ठीक। तो ये कुछ मैथड्स हैं मैंने बताया, ये सर्जिकल मैथड्स हैं, या जिसे परमानेंट मेथड कहते हैं, इरिवर्सिबल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, अगर प्रॉपरली नहीं परफॉर्म किया गया तो फिर इन्फेक्शन वगैरह खतरे हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के कंसर्न में होता ही, लेकिन इरिवर्सिबल होता है ये सारी चीज़ें। बाकी सारे ऊपर जो पढ़ा वो रिवर्सिबल है, लेकिन उनका सक्सेस रेट उतना सही नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली जो है वो बैरियर मेथड्स होते हैं, जिनमें कॉन्डोम वगैरह आते हैं, ये ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, ठीक है। इनके जो क्या कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह वो बहुत कम है, ठीक, और इनका सक्सेस रेट भी ठीक ठाक होता है ना। लेकिन यहाँ पर भी फेलियर चांसेस होते हैं, लगभग 10 से 15% टाइम यहाँ पर भी फेलियर रेट देखने को मिलता है, ठीक। चलिए, इसके साथ आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा खत्म हुआ। लाइव क्लास में जब भी हम मिलेंगे वापस से एक टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। तब तक आप एनसीईआरटी से ऐसे पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, लेकिन फिर भी आपको एज इट इज़ इनको याद रखना है। तो ये थोड़ा सा आपका सिलेबस बढ़ता है यहाँ पर, लेकिन अच्छे से पढ़िए। इसका एक चैप्टर डिलीट हो चुका है इस बार बोर्ड में, तो इस वजह से इनका वेटेज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का थोड़ा सा बढ़ जाता है। वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन इस बार बढ़ने का चांसेस है, सवाल बनने के चांसेस है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। एसटीडीज़ वगैरह और बर्थ कंट्रोल के सारे मेथड, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी के खासकर डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। कि वैसेक्टोमी में अगर पूछा जाए तो ये इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन मेल, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन मेल वैसेक्टोमी, और ट्यूबेक्टोमी पूछे तो इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन फीमेल। तो ये तो पहला डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात हो जाएगा कि वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस इज कट एंड लाइकेटेड, वास्ट डिफरेंस को काट कर बांधा जाता है, एंड ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट इज कट एंड लाइकेटेड, ठीक है। तो ये सब आपका 2 डिफरेंस हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।